जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, ठीक है। अब उसके बाद आज से हम लोग बात करने वाले हैं रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरी, यानी जो रीजनल डेवलपमेंट है यानी आपका क्षेत्रीय विकास होता है, ठीक है, प्रादेशिक विकास होता है कि कोई जो रीजन है वो क्यों डेवलप्ड है, कोई जो रीजन है वो कम क्यों डेवलप है, कोई क्यों ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड कई विद्वान ने क्या दिया है, कुछ थियरी दी है। तो वो थियरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजीसी में अलग से इसको मेंशन किया गया है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थियरी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है रीजनल डेवलपमेंट से संबंधित, किस विद्वान ने थियरी दी है, इन सब बातों को हम लोग अच्छी तरीके से सरल शब्दों में जानने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रीजनल डेवलपमेंट की पहली थियरी। आइए देखते हैं कि हम पहली थियरी क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनल डेवलपमेंट की पहली थ्योरी, जिसमें है ग्रोथ पोल थ्योरी, ठीक है, यानी ध्रुव विकास सिद्धांत। ग्रोथ पोल का मतलब क्या हुआ, ध्रुव विकास सिद्धांत। और इसको किसने दिया था, फ्रांसिस पेरॉक्स ने दिया था, ठीक है। जो आपका ध्रुव विकास सिद्धांत है, ठीक है, ये बेसिकली 2 विद्वानों ने दिया था। एक है फ्रांसिस पेरॉक्स, और फ्रांसिस पेरॉक्स ने मॉडिफिकेशन करके, संशोधन करके एक दूसरे विद्वान आए, तो इस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट यानी प्रादेशिक विकास से रिलेटेड थ्योरी है, कुछ सिद्धांत है, ठीक है। जिसमें आपकी पहली थ्योरी कौन सी है, ग्रोथ पोल थ्योरी, ध्रुव विकास सिद्धांत, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये जो ग्रोथ पोल थ्योरी है, ध्रुव विकास सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम है फ्रांसिस पेरॉक्स। इन्होंने 1955 में ये थियरी दी थी। इतनी बातें आपको पहली बात इस थियरी के बारे में याद रखनी है कि विकास ध्रुव सिद्धांत यानी ग्रोथ पोल थियरी किसने दिया, फ्रांसिस पेरॉक्स। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक ज्योग्राफर नहीं थे। बेसिकली ये जो थियरी है ये इकोनॉमिक्स की थियरी है, लेकिन ये रीजन लग जाने के कारण, यानी ये रीजन से बात हो रही है, जब कहीं पर रीजन की बात होती है तो वहां पर ज्योग्राफी बिना किसी बुलाए मेहमान की तरह आ पहुंचता है, क्योंकि रीजन पे किसका हक है, क्षेत्र पे किसका हक है, ज्योग्राफर का हक है, ये ज्योग्राफी का विषय माना जाता है, ठीक है। तो फ्रांसिस पेरॉक्स ने ग्रोथ पोल थ्योरी दिया, यानी ध्रुव विकास सिद्धांत दिया, और इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कोई रीजन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। क्या जो है कोई रीजन है, रीजन का मतलब आप लोग समझते हैं कि रीजन का मतलब क्या है कि कोई एक यूनिट होगा जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसमें सिमिलरिटी होगी, यानी उसमें क्या होगी, काफी होमोजेनिटी होगी, और उसके बाहर जो सीमा के पाए जाने वाले तत्व हैं उसको क्या होगी, हेट्रोजेनिटी होगी। इसलिए उस पूरे एरिया को जहां पर होमोजेनिटी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक रीजन बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि किसी भी रीजन में जो डेवलपमेंट होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो इसका क्या कारण है, या डेवलपमेंट किसी भी रीजन में कैसे स्टार्ट होता है, इसी के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। इनकी थियरी को समझने से पहले इनकी थियरी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ टर्म हैं, यदि आप उस टर्म को समझ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इनके थियरी से, आपको जो है क्या करना है, इनके टर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। टर्म को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इन टर्म को हमको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ये पहला जो है ये शब्द प्रयोग करते हैं फर्म्स का, कि फर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि बेसिकली फर्म्स क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी एक संगठन होता है, ठीक है। फर्म्स क्या होता है, संगठन होता है जो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को, यानी जो गुड्स हैं यानी वस्तुएं हैं एंड सर्विसेज हैं, उसकी क्या करता है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी क्या करता है, ये सप्लाई करता है, ठीक है। फर्म्स क्या, फर्म्स यानी जो फर्म्स होते हैं, ठीक है, फर्म्स को फर्म्स ही समझिए। तो जो फर्म्स होता है ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पेरॉक्स महोदय के, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू पेरॉक्स महोदय के जो फर्म्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, संगठन जिसमें बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। तो एक ये फर्म्स होता है जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया जाए, आपका अमेजन हो गया, ये भी एक क्या है, फर्म्स है। आपका क्या हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, फर्म है, ठीक है। दूसरा इन्होंने शब्द प्रयोग किया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है अकॉर्डिंग टू पेरॉक्स के, तो इन्होंने बताया इंडस्ट्री भी बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। क्या करता है,
मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, जो फर्म्स होता है वो सप्लाई करता है, और जो मैन्युफैक्चर होता है, सॉरी जो आपका इंडस्ट्री होता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, विनिर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, विनिर्माण करता है। निर्माण और विनिर्माण में अंतर होता है। जो निर्माण होता है वो जनरली ओपन एरिया में क्या जाता है, जैसे पुल का विनिर्माण हो रहा है, ठीक है, कहीं पर क्या बनना है, डैम बन रहा है। लेकिन जो विनिर्माण होता है वो किसी क्या है, एक क्लोज्ड एरिया में किया जाता है, जैसे किसी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उस रूम में किया जाएगा, उस क्या है पूरे प्रांगण में किया जाएगा, तो निर्माण बोलते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग भी होती है। ये हो गया। तीसरा इन्होंने बताया, इन्होंने बात किया परपोसिव फर्म की। ठीक है, इन्होंने बताया कि परपोसिव फर्म क्या होती है। ठीक है, परपोसिव फर्म के बाद इन्होंने बताया इकोनॉमिक पोलराइजेशन की बात की, और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात की। ठीक है, तो परपोसिव फर्म के बारे में इन्होंने बताया कि एक ऐसा फर्म जो क्या होगा, डोमिनेंट रोल प्लेगा, डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, यानी कोई ऐसी फर्म जो बहुत बड़ी है, ठीक है, जो कोई भी डिसीजन लेती है तो उसकी जो छोटी फर्में होती हैं उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। यानी बड़ी फर्म होगी वो छोटी फर्म के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, लेकिन जो बड़ी फर्म होती है वो क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है। तो उसी को उन्होंने क्या बोला, परपोसिव फर्म बोला। ठीक है, आगे बात करते हैं एक टर्म की, इकोनॉमिक पोलराइजेशन की, यानी आर्थिक ध्रुवीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पोलराइजेशन में इन्होंने ये बात किया कि जब कहीं पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने के बाद जब ये बाहर की हो जाए, मान लीजिए ये कोर है, कोई कोर एरिया है, यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये बाहर की तरफ जब बढ़ने लगता है तो इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलर कहाँ पे है, ध्रुव, पोलर पोल एरिया कहाँ है, काफी 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो वो क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। तो इनका कहने का मतलब था कि आर्थिक विकास क्या है, ये जो डेवलपमेंट है, जब कोर एरिया से बाहर की ओर फैलने लगता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। एक बात उन्होंने कहा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है, यानी बाह्य अर्थव्यवस्थाएं या बाह्य बस्ती, कुछ भी कह लीजिए हिंदी में, इसको इंग्लिश में जानिए तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कि बाह्य अर्थव्यवस्थाएं, एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी उन्हें कहते हैं कि आइए जानते हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमी किसे बोलते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि कोई फर्म ये है, ठीक है, और कोई फर्म क्या है, बी है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी उसे बोला जाएगा कि एक फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्शन, क्या करती है, अपने प्रोडक्शन में कोई भी परिवर्तन करती है, यानी इसको बढ़ाती है या इसको क्या करती है, घटाती है, तो इसका इंपैक्ट दूसरे फर्म पे पड़ता है, ठीक है, या दूसरे इंडस्ट्री पे पड़ता है। तो इस वाली इंडस्ट्री को क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल इकोनॉमी। क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल इकोनॉमी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए इंडस्ट्री है, ये निर्माण कर रही है आयरन एंड स्टील का, क्या कर रही है, आयरन एंड स्टील यानी लोहा और इस्पात का निर्माण कर रही है। और बी है, ये बना रही है ऑटोमोबाइल यानी मोटरसाइकिल बना रही है मान लीजिए, या कोई कार का निर्माण कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर ये क्या किया कि अपने प्रोडक्शन यानी आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन को कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जब कम कर देगा तो ये क्या करता है, इसी से खरीदता है। तो जब इस बी वाले को ये देगा ही नहीं, जब कम कर दिया इसका मतलब कम दे, ऑटोमोबाइल ये जितना पहले बना रहा था उतना ही बनाएगा कि कम कर देगा, ये भी कम कर देगा। ठीक है, तो यानी इसका प्रभाव इस पे पड़ा नहीं पड़ा, पड़ा, तो इसी को बोलते हैं। इसलिए ये क्या हो गई, एक्सटर्नल इकोनॉमी हो गई। ठीक है, इसके लिए बी के लिए क्या हो गई, एक्सटर्नल इकोनॉमी हो गई। यानी कोई फर्म जो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, जब वो उसमें परिवर्तन लाती है तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, तो इसी को एक्सटर्नल इकोनॉमी बोलते हैं। आगे ये बात करते हैं दो प्रकार के लिंकेज की, इसको भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है इनके थियरी को जानने से पहले। ये कहते हैं लिंकेज दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। इसको आप लोग हिंदी में नहीं इंग्लिश में समझिए, इसकी हिंदी बहुत ही कठिन है। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, आगे, बैकवर्ड का मतलब हुआ पीछे, क्या हुआ, पीछे। ठीक है, आइए जानते हैं कि फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब वो लिंकेज होता है जिसके कारण क्या होता है कि डिपेंडेंट इंडस्ट्री का निर्माण होता है। ठीक है, डिपेंडेंट इंडस्ट्री का निर्माण होता है।
डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो किसी दूसरे पर क्या है, निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए इंडस्ट्री है, ठीक है, ए इंडस्ट्री कोई सामान बना रही है, कोई चीज, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, इसके प्रोडक्शन करने के कारण कोई दूसरी इंडस्ट्री क्या हो रही है, वो उसका निर्माण हो रहा है। यानी अगर ये कोई चीज बना रही है, इसके ऊपर कोई क्या हो रहा है, इसके सामान बनाने के कारण जो बी इंडस्ट्री है उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के लिंकेज को, यानी जो दोनों में जो संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा, वो फॉरवर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिर वही पुराना एग्जाम्पल हम आराम से ले सकते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री बना रही है आयरन एंड स्टील, क्या बना रही है, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कर रही है, तो इसके कारण ये कहीं पर लगा हुआ इंडस्ट्री, तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा हुआ है, जिसके कारण ये बी वाला स्थान पे क्या लग गया, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लग गई। क्या लगी, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लग गई, यानी ये कार बनाने लगी। ठीक है, तो ये कार बनाने लगी, तो ये स्टील और आयरन कहां से लेगी, ए से लेगी। यानी ये क्या है, बी किस पे डिपेंड है, बी ए पे डिपेंड है। यानी ए पर एक इंडस्ट्री लगने के कारण एक क्या हुआ, डिपेंडेंट इंडस्ट्री का, यानी जो निर्भर उद्योग है उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के दोनों के संबंध को क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, को समझिए, फिर से समझिए कि फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है जिसके कारण कई क्या हो रहा है, डिपेंडेंट इंडस्ट्री का अपने आप क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। यानी ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यहाँ पर निर्माण हुआ, इस निर्माण के कारण ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का निर्माण हो गया। क्योंकि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसको बेचेगा, ऑटोमोबाइल को। तो ऑटोमोबाइल क्या हुआ, इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ, तो एक के कारण किसका निर्माण हुआ, डिपेंडेंट इंडस्ट्री का निर्माण हुआ। तो इन दोनों में जो संबंध स्थापित हुआ उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा फॉरवर्ड लिंकेज। क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है, जब किसी भी स्थान पर एक इंडस्ट्री का निर्माण होने से क्या हुआ कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री का निर्माण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। यानी ए का निर्माण हुआ, ए इंडस्ट्री लग गई, ए पर मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गया। तो जब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ए स्थान पे लगी, तो आयरन एंड स्टील के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पहला रॉ मटेरियल किसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा किसकी जरूरत पड़ेगी, कोल की जरूरत पड़ेगी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लगने से ये जो इसके पीछे कौन सी इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है, कोल इंडस्ट्री लग रही है, कहीं पर आयरन इंडस्ट्री लग रही है, यानी वो आयरन को बेच रही है, कहीं पर कोयला बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार के संबंध, यानी ये क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसको क्या कहेंगे, पूरक इंडस्ट्री, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। यानी इस इंडस्ट्री के निर्माण से, इस इंडस्ट्री के लगने से इसके पीछे किस इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है, कोल इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है, और आयरन इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के इन दोनों में जो संबंध स्थापित होगा उसको कौन सा बोलेंगे, बैकवर्ड लिंकेज बोलेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है। यानी एक इंडस्ट्री के लगने से अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगती है जो ए वाले पे डिपेंड है, तो उन दोनों के संबंध को बोलेंगे फॉरवर्ड लिंकेज। अगर ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है जो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उसको बोलेंगे उन दोनों के संबंध को आपस में क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बैकवर्ड लिंकेज। आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से आई होप समझ गए होंगे। जैसे कहीं पर अगर रोड बन, ठीक है, रोड है, उसको एक इंडस्ट्री मान लिया गया, तो रोड के कारण क्या होगा, इसमें बैकवर्ड तमाम, जैसे मान लीजिए इसको जरूरत पड़ेगी किसकी, इसको पड़ेगी आयरन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो सरिया होता है, ठीक है, इसको जरूरत पड़ेगी। जो रोड में सीमेंट का होता है, रोड बनाने में ईंट का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए कौन सा लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज हो गया। क्या हो गया, बैकवर्ड लिंकेज हो गया। और इसके कारण अगर कोई इंडस्ट्री जो इस पे डिपेंड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड लिंकेज। आई होप आप लोग इतनी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि हमारे जो पेरॉक्स जी हैं वो क्या कहते हैं। पेरॉक्स जी कहते हैं इतनी बातों के बाद कि जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो विकास होता है, वो हर जगह एक साथ, ये कोई रीजन है, ये मान लीजिए यूटी है, एक रीजन है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि विकास किसी रीजन में हर जगह नहीं शुरू होता है, बल्कि विकास किसी भी रीजन पे शुरू होता है। और इस पॉइंट को इन्होंने बोला
ठीक है, इस पॉइंट को ये बोलते हैं एक इकोनॉमिक स्पेस हो सकता है। क्या हो सकता है? एक आर्थिक स्थान हो सकता है, इकोनॉमिक स्पेस हो सकता है, एक बिंदु होता है, ना कि हर जगह एक साथ शुरू होता है। ठीक है, मैं इसको बात को रिपीट करता हूं कि पेरॉक्स ने कहा कि विकास हर जगह एक समान रूप से नहीं होता है कि यहां भी शुरू हो जाए, बल्कि एक स्थान पे शुरू होता है और इस स्थान को उन्होंने क्या नाम दिया? इकोनॉमिक स्पेस दिया। और ये कैसा होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी अमूर्त होता है। ये दिखाई नहीं देता है कि किस रीजन में स्टार्ट हुआ, ये दिखाई नहीं देता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पेरॉक्स के। यानी जो विकास होगा किसी एक स्थान पे शुरू होगा, तो जब इनसे पूछा गया वो स्थान कौन सा होगा, तो उन्होंने बताया कि वो स्थान होगा। ठीक है, और वो दिखाई नहीं देगा। वो कैसे होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा, अमूर्त होगा। और वो क्या हो सकता है? ये इकोनॉमिक स्पेस, ये इकोनॉमिक स्पेस कोई इंडस्ट्री हो सकती है, या ग्रुप ऑफ क्या हो सकता है? इंडस्ट्री हो सकता है। ठीक है, जब कहीं पर ये स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री लगेगी तो ये क्या करेगी? ये अपने आसपास के रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो इसके आसपास का जो रॉ मटेरियल बेचने वाला होगा उसका डेवलपमेंट होगा, साथ ही इसको लेबर की जरूरत, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों की क्या होगी? इसको जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर एक इंडस्ट्री लग जाएगा। जब इंडस्ट्री लग जाएगा तो क्या काम करेगा? यही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज काम करेगा। मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गया, तो यहाँ के जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो यहाँ पर तमाम प्रकार के क्या आ जाएंगे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाएंगे। और इसके पीछे कोल इंडस्ट्री डेवलप हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो गई। साथ ही साथ इसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, और ये सारी क्या होती हैं? ये आपस में क्या होगा? लिंकेज के कारण जो आसपास का एरिया है वो भी डेवलप होने लगेगा। जब ये डेवलप होने लगेगा तो फिर एक इफेक्ट जारी होगा, यही जो इन्होंने बताया था, इकोनॉमिक पोलराइजेशन इफेक्ट। ये इकोनॉमिक पोलराइजेशन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब क्या होगा? ये विकास बाहर की ओर बढ़ने लगेगा और एक ऐसा समय आएगा ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की जो इम्बैलेंस होगी, असंतुलन होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या शुरू होता है? विकास शुरू होता है अकॉर्डिंग टू पेरॉक्स महोदय के अनुसार। और जो ये इन्होंने एक बताया था कि जहां से विकास शुरू होगा, उस पॉइंट का नाम इन्होंने बताया था इकोनॉमिक स्पेस। यहाँ पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है? पहले शुरुआत में कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, इन चीजों को अपनी तरफ जो है क्या करता है? आकर्षित करता है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ? आकर्षित करता है। बाद में यही पॉइंट क्या करता है? विकास को बाहर की ओर धकेलता है। किस इफेक्ट के कारण? पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण। और इस प्रकार पूरे एरिया में डेवलपमेंट हो जाता है। कहीं पर भी कोई भी क्या होता है? असंतुलन उत्पन्न नहीं होता है। और इसके उत्पन्न हो जाने के कारण अनेक जगहों पर धीरे धीरे क्या डेवलप होने लगता है? यही डेवलप होने लगता है क्या? इकोनॉमिक स्पेस। यानी फिर बाद में कई जगहों पर स्वतः विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात किसने कही? ये पूरी की पूरी बात फ्रांसिस पेरॉक्स महोदय ने कही। ठीक है, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ पर एग्जाम में जितने भी टर्म आपको बताए गए हैं, ये टर्म क्या इन्होंने प्रयोग किया है, आपसे पूछे जाएंगे। इसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्रोथ पोल थ्योरी किसने दिया? फ्रांसिस पेरॉक्स ने दिया। कब दिया? 1955 में दिया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या माना था? तो इन्होंने जो बताया कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, उस पॉइंट का इन्होंने क्या नाम दिया? उस पॉइंट का इन्होंने नाम दिया इकोनॉमिक स्पेस। कैसा था? तो ये एब्स्ट्रैक्ट था, अमूर्त था। इतनी बात को आपको याद रखना है। लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो बस लिंकेज के कारण, पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण चारों तरफ ये फैल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको फ्रांसिस पेरॉक्स महोदय की याद करनी है। ठीक है, अब इनकी आलोचना की जाती है कि भैया जितनी बातें आपने बताई हैं ये काफी सरल बातें हैं, इतनी सहजता के साथ विकास स्टार्ट नहीं होता है। और विकास को उन्होंने जो अमूर्त तत्व माना, ये भी लोगों ने बताया कि इनकी आलोचना की ये बात सही नहीं है। इन्हीं की आलोचना के बेस पर आगे एक विद्वान आते हैं और ग्रोथ पोल मॉडल में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। तो आइए देख लेते हैं उस विद्वान का क्या नाम था। ठीक है, ये भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। आगे जो ग्रोथ पोल थ्योरी थी उसमें संशोधन करते हैं, और जो संशोधन करने वाले विद्वान हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है वो है होडबिले। ये भी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने बताया
कि भैया ऐसा है पेरोक्सी। और ये भी बात जान लीजिए कि इन्होंने थियरी दी थी अपनी, वो 1966 में दी थी। इन्होंने क्या किया कि फ्रांसिस पेरोक्स की बातों को काफी नकारा और उन्हीं के जो सिद्धांत थे, जो है ग्रोथ पोल थियरी था, उसी में क्या किया, संशोधन किया। आइए जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा संशोधन किया। बाकी सारी बातें इन्होंने बताई, वही बातें जो पेरोक्स ने बताई थी, बस कुछ संशोधन किया। जैसे पेरोक्स जी ने क्या किया था, ग्रोथ पोल थियरी में, ठीक है, किसका नाम दिया था, विकास, जो विकास उत्पन्न करेगा उसको ग्रोथ पोल बोला था, ठीक है, जो कैसा था, इकोनॉमिक स्पेस था। इन्होंने ग्रोथ पोल के स्थान पर ग्रोथ सेंटर का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, विकास केंद्र का प्रयोग किया। आपके जो पेरोक्स महोदय थे विकास ध्रुव का प्रयोग किए थे, और लेकिन इन्होंने विकास ध्रुव का प्रयोग ना करके कौन सा शब्द का प्रयोग किया, विकास केंद्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया, विकास केंद्र शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने कहा था कि ग्रोथ पोल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वैसे इन्होंने बताया कि ग्रोथ सेंटर भी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। और इस पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट जो स्टार्ट होगा, जहां से क्या हो सकता है, जैसे पेरोक्स ने बताया था कि एक अमूर्त तत्व होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि एक जियोग्राफिकल एरिया होगा। क्या होगा, भौगोलिक प्रदेश होगा। ठीक है, क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक प्रदेश होगा। जिसे उन्होंने बताया था कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और उसको नाम इकोनॉमिक स्पेस दिया। वैसे इन्होंने बताया कि ये क्या होगा, कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक जियोग्राफिकल एरिया होगा, यानी ये दिखाई देगा, दृश्य होगा। जियोग्राफिकल एरिया कोई अर्बन सेंटर होगा, क्या होगा, कोई अर्बन सेंटर होगा। और इसी अर्बन सेंटर में एक इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगने के कारण बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित होगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के कारण पोलराइजेशन इफेक्ट होगा, और इस प्रकार ये बाहर की तरफ फैलेगा, और फैलते फैलते पूरे प्रदेश में क्या हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पूरे प्रदेश में विकास हो जाएगा, कहीं भी असंतुलन हमें देखने को नहीं मिलेगा। यही बातें इन्होंने कही। तो आपको यहाँ पर क्या जानना है, आपको ये जानना है कि फ्रांसिस पेरोक्स के थ्योरी में किसने संशोधन किया, बोर्डविले ने। कब किया, 1966 में किया। उन्होंने ग्रोथ पोल दिया था, इन्होंने क्या दिया, ग्रोथ सेंटर दिया। और ग्रोथ पोल क्या माना था, एब्स्ट्रैक्ट माना था, लेकिन इन्होंने उसको एक जियोग्राफिकल एरिया नाम दिया। यानी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ग्रोथ पोल थ्योरी में चेंज करके उसको क्या नाम दिया, भौगोलिक प्रदेश नाम दिया। तो भौगोलिक प्रदेश नाम दिया किसने, आपके जो है बोर्डविले महोदय ने। और ये भौगोलिक प्रदेश जैसे उन्होंने बताया था कि कोई इंडस्ट्रियल रीजन हो सकता है, और उन्होंने क्या बताया कि एक अर्बन सेंटर हो सकता है, वो ग्रोथ जहां से क्या स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां से आर्थिक विकास स्टार्ट होगा, वो एक क्या हो सकता है, अर्बन सेंटर हो सकता है। यानी एक क्या हो सकता है, आपका जो नगरीय एरिया हो सकता है, नगरीय केंद्र हो सकता है, जहां पर एक इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी। और उस इंडस्ट्री के स्टेब्लिशमेंट के बाद जो हमने आपको लिंकेज बताया, मान लीजिए वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कारण बहुत सारा क्या होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज काम करेगा। उसके बाद पोलराइजेशन इफेक्ट होगा, और पूरे एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा। इनके डेवलपमेंट को आपके चाहे बात कही जाए, बात किया जाए बोर्डविले की, इनके डेवलपमेंट को बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें इंडिया भी अछूता नहीं था। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो सेकंड जो है 5 ईयर प्लान था हमारा, उस पर हमने इंडस्ट्री पे खूब सारा फोकस किया, क्योंकि लोगों को पता था कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा तो उससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के कारण छोटे छोटे इंडस्ट्री डेवलप होंगे, और इस प्रकार विकास का एक क्या होगा, रफ्तार पकड़ देगा। ठीक है, तो एक इसका कहने मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस मॉडल को भी क्या किया था। जैसे ये मॉडल क्या है, अगर देखा जाए तो ये मॉडल तो 1966 में आया, लेकिन जो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जो आपके किसके हैं, ने 1966 में दिया था, लेकिन पेरोक्स ने 1955 में दिया था। तो 55 में जो उन्होंने दिया था उसको जो है क्या किया था, इंडिया वालों ने देखा था, और उसके बेस पर क्या दिया था, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, न केवल इंडिया में बल्कि बहुत सारे कंट्री में। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी डायमेंशन आपको बताए गए हैं, अगर आप इस डायमेंशन को तैयार रखेंगे तो यहीं से यूजीसी में क्वेश्चन आता है, और आप आसानी से क्वेश्चन को बिना कंफ्यूज हुए कर लेंगे। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा क्या है, रिवार्ड है, प्रोत्साहन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।